नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आप सभी का बहुत धन्यवाद आप लोगों के सहयोग के लिए और हमारे चैनल के 50,000 सब्सक्राइबर होने पर आप सभी का धन्यवाद। और जैसा हमने शुरुआत में ही तय किया था, आज भी हम उसी पर कायम हैं कि हम ज्योतिष के हर उस विषय पर, चाहे वो विषय बहुत छोटा जान पड़ता हो, चाहे वो बहुत बड़ा गंभीर विषय हो, सभी विषयों पर चर्चा करेंगे धीरे धीरे। और आप लोगों के सुझाव हमें निरंतर मिलते रहते हैं और समय अनुसार जो भी हमें जितना समय लगता है हम वो विषय रिकॉर्ड करते हैं। आज जो हमने विषय लिया है ये बड़ा कॉमन विषय है और सभी व्यक्ति कहीं ना कहीं जो भी ज्योतिष की थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं वो ये विषय जानते जरूर हैं, लेकिन मन में कुछ भ्रांतियों के कारण एक भय व्याप्त रहता है कि वो खराब तो नहीं है, कुछ गलत तो नहीं है। तो उस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं और जितना हमने गुरुओं के आशीर्वाद से और आप लोगों के सहयोग से सीखा है उसी चीज को हम आगे एक व्यवस्थित ढंग से बताने का प्रयास करेंगे। मांगलिक किसे कहा जाता है और किस विषय में ये देखा जाता है? जब भी हम मांगलिक या मंगल दोष, कुज दोष इस प्रकार के शब्द सुनते हैं तो इन विषयों से या इन शब्दों से ज्योतिष में भयभीत नहीं होना है। इसका विवाह में ही मुख्य रूप से जब मिलान करते हैं तभी ज्यादा चर्चा में आता है ये है क्या ये, और देश काल पात्र अनुसार भी उसको समझना आवश्यक है। जैसे आज के 300 साल 400 साल पहले का जो वैवाहिक संबंध बनता था वो किस परिस्थिति में बनता था, और आजकल जो ये जिसको हम बोलते हैं वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, जहां संस्कृतियों से परे भी हम जानकारियां एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। और आज के समय पर व्यक्ति अपने विवाह संबंधों को लेकर थोड़ा सा एक्सपोजर, थोड़ा सा खुलापन चाहता है, जहां पहले भारतीय संस्कृति में इसको काफी हद तक गुप्त रखने का विधान था। भाई वैवाहिक संबंध तो एक प्रकार से गुप्त माने काफी हद तक कि भाई ये पति पत्नी का जो संबंध है इसको हम ज्यादा एक्सपोज नहीं करेंगे, अपने इसको ज्यादा लोगों के सामने खुले रूप से नहीं लाना चाहेंगे। लेकिन देश काल पात्र अनुसार हमें हर चीज का सम्मान करना चाहिए क्योंकि वो ईश्वर का ही एक आज्ञा है, ईश्वर का ही स्वरूप है। तो आज का जो युग है उस अनुसार हम अपने 7th हाउस 8th हाउस को ज्यादा खोल देना चाहते हैं या ज्यादा शेयर करना चाहते हैं, ज्यादा लोगों को बताना चाहते हैं। जो पहले हम अपने रिलेशनशिप को लेकर थोड़े से असहज हो जाते थे, जब भी हमारे इस प्रकार हमारे जो संबंध, अंतरंग संबंधों की बात की जाती थी, थोड़े से असहज हो जाते थे। अभी तो उल्टा हम उस चीज को खुले मन से शेयर करना चाहते कि हम हमें इस प्रकार हमारा जो पार्टनर है, ऐसा हमारा संबंध इस प्रकार का बनता है। तो ये वाली जो चीजें हैं, जो जिस प्रकार का जो वैचारिक खुलापन आया है वो समय अनुसार, ईश्वर की ही आज्ञा अनुसार वो चीजें बनती हैं। इसीलिए हमें वो भी समझना जरूरी है कि आज के समय पर मांगलिक जो योग है या जिसको मांगलिक दोष माना जाता है, मांगलिक माना जाता है, वो देशकाल पात्र अनुसार कहीं ना कहीं वो, क्योंकि मंगल का मतलब क्या है? कमांडर, सेनापति। सेनापति का हमारे शयन कक्ष में, हमारे अंतरंग संबंधों में निहारना या वहां बैठ जाना ही मांगलिक दोष या मांगलिक योग माना जाता है। और ये कोई रेयर चीज नहीं है, पहली बात ये समझ लीजिए, बहुत कॉमन चीज है। मतलब अगर आप उठाकर देखें 4 कुंडलियां 5 कुंडलियां, निश्चित रूप से आपको अगर 4 कुंडली आपने देखी है, एक कुंडली आपको मांगलिक मिलेगी ही मिलेगी। ठीक हो गया? तो ये कोई बहुत ऐसी चीज नहीं है कि भाई ये तो अरे ये क्या हो गया। और आज के अनुसार यही चार्ट अगर हम 300 साल पहले देखते तो क्यों, उस समय वो चीज हम थोड़ा उसको ज्यादा, उस विषय को गुप्त रखना चाह, हमारा जो अंतरंग संबंध है, पति पत्नी का जो संबंध है, उसको हम ज्यादा एक्सपोज नहीं करना चाहते। लेकिन अभी देशकाल पात्र अनुसार उसमें काफी ज्यादा बदलाव होने लगे हैं। तो उल्टा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा जो
हमारा जो रिलेशनशिप वाला पार्ट, हमारा जो अंतरंग संबंध है, वहां एक फायर एलिमेंट, वहां एक इस प्रकार की मंगल की एनर्जी, कमांडर की दृष्टि का मतलब या मंगल का वहां बैठने का मतलब एक अलग फायर एनर्जी का होना, हम ऐसा आज की दृष्टि अनुसार बुरा नहीं मानते। ठीक हो गया। तो मंगलिक का अर्थ क्या होगा? हमारा सप्तम भाव जो पार्टनर की पर्सनालिटी माना जाता है, हमारा अष्टम भाव जो हमारा अंतरिक्ष संबंध, एक्सटर्नल ऑर्गन सेटिस्फैक्शन, इंटरकोर्स, सातवें और आठवें भाव में मंगल का प्रभाव ही मांगलिक योग, मांगलिक माना जाता है। ठीक हो क्या? मतलब बहुत ही सरल अगर उसको एक लाइन में कहें तो क्या होता है मांगलिक का अर्थ? वैवाहिक कुंडली में एक सेनापति का, जो किसका एक्सपर्ट है? वो तो भाई युद्ध का एक्सपर्ट है। आपने उसकी दृष्टि कहां लगवा दी? बेडरूम में। भाई जो युद्ध कला में माहिर है, अभी आपने युद्ध कला के एक्सपर्ट को बेडरूम में निहारने के लिए या बेडरूम में बैठने के लिए बोल दिया, तो एक प्रकार का एक एनर्जी आ गई, अतिरिक्त एनर्जी। उसको हैंडल करने वाला हमारा जो पार्टनर है, अगर वो भी उसी स्वभाव का है तो बड़ा अच्छा मेल हो जाता है। हम उस प्रकार की एनर्जी बेडरूम में सामान्यतः एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो विषय किसका है? ये जो अंतरंग संबंध, रति सुख, ये शुक्र का संबंध, यानी शुक्र का विषय। अभी उसमें मंगल संबंध आ गया, लेकिन जैसे मैंने बोला देशकाल पात्र अनुसार आज उस प्रकार की एनर्जी, उस प्रकार का एक्सपोजर व्यक्ति चाहता है कि भाई मेरा पार्टनर इस प्रकार का होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए। मैं उसको, भाई 300 साल पहले अलग प्रकार का विधान था, 400 साल या और पीछे जाते, लेकिन अभी वैश्वीकरण में और कई चीजें बदली हैं, तो हम उस चीज को इस प्रकार से अपने अंतरंग संबंधों को इतना ज्यादा शर्मीले या शाय होकर स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा ओपननेस बढ़ गया है, यानी जो मंगल का निर्भीक स्वभाव है। तो मांगलिक का जो एक्सेप्टेंस है, उसको हम स्वीकार्य जो उसको करना है, वो अभी समय अनुसार बढ़ गया है, उसका स्वीकार्य करना। ठीक हो गया। तो कोई ऐसा दोष मानकर नहीं चलना है। क्या एक सेनापति का शयन कक्ष अंतरंग संबंधों में प्रभाव निहारना या वहां बैठ गए, ये मांगलिक का सामान्य अर्थ हो सकता है। मंगल जो एक्सपर्ट है, युद्ध कला में माहिर है और ऊर्जा के मामले में मंगल से ज्यादा ऊर्जावान, जहां शौर्य की बात आती है, ऊर्जा की बात आती है, और इस प्रकार कोई भी युद्ध कला में जो एक्सपर्ट जो है सबसे ज्यादा मंगल है। मंगल की ऊर्जा तो सूर्य से भी ज्यादा है युद्ध कला में, जब बात उसका उपयोग करने की बात करते हैं। तो जब वो अपनी उस ऊर्जा का इस्तेमाल हमारे 7वें और 8वें भाव में करता है, निहार रहा है या बैठा हुआ है, तो उसको हम विवाह स्वरूप में मंगल की ऊर्जा या मांगलिक ऊर्जा मानते हैं। अब उसको हैंडल करने वाला अगर व्यक्ति सही है तो उसका सदुपयोग कर लेता है। माने सामने चार्ट देखा हमने, अगर वैसे तो बहुत ऐसे सूत्र हैं जो मांगलिक चार्ट के विवाह के लिए अप्लाई किए जाते हैं कि किस प्रकार से अब इस एनर्जी को हैंडल किया जाए, किस प्रकार से इसका वैवाहिक पार्टनर लाया जाए कि इस ऊर्जा का सदुपयोग किया जा सके। तो भाई देखिए, अगर मंगल कमांडर अच्छे मूड में है, अच्छे मूड में वहां जाके बैठा है, या अच्छा अपने खुद के भवन में जाके बैठा है, दृष्टि डाल रहा है, तो वो कभी डिस्ट्रक्टिव अप्रोच नहीं रखेगा। वो कोशिश करेगा कि मैं उस ऊर्जा का सदुपयोग कर पाऊं। और मांगलिक में भी वो अलग अलग लेवल का माना जा सकता है कि भाई ये प्रबल मांगलिक है, थोड़ा सा कम मांगलिक माना जा सकता है। तो कह सकते हैं एक एडवाइस देना और एक वहां जाकर स्वयं बैठ जाना। अगर इनमें दोनों में अंतर करना हो तो वहां जाकर बैठ जाना थोड़ा सा उच्च दर्जे का मांगलिक गुण या मंगल प्रभाव माना जाता है। भाई सप्तम भाव में या अष्टम भाव में आके बैठ गए। ठीक हो गया। ध्यान रखना है, मंगल की अतिरिक्त दृष्टियां होने के कारण जहां जहां मंगल बैठकर 7 और 8 में दृष्टि लगा सकता है, उन हाउसेस को भी हम मांगलिक दोष या मांगलिक योग में काउंट करेंगे। ठीक हो गया। तो ये समझना है, जहां भी मंगल बैठकर 7वें और 8वें भाव को प्रभावित कर सकता है अगर, तो भी उसको मांगलिक दोष में या मांगलिक योग भी कह सकते हैं, उसको माना जाएगा। ठीक हो गया। तब जैसे दूसरे भाव में बैठा है,
कई इस प्रकार के वाक्य भी कहते हैं भाई ये प्रचलन ज्यादा उत्तर भारत में है, ये प्रचलन ज्यादा दक्षिण भारत में। अभी हम उत्तर भारत और दक्षिण भारत के इस द्वंद्व में नहीं जा रहे हैं, हम तो बड़ा सरल सा अर्थ निकाल रहे हैं कि मंगल जो वैवाहिक संबंध या वैवाहिक कुंडली के जब दृष्टि में देखा जाता है तो उसका अर्थ क्या होता है, 7 और 8वें प्रभाव। तो आप समझ सकते हैं अगर दूसरे भाव में बैठे हैं तभी भी उनकी सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में पड़ गई, इसका माने जो हमारा एक्सटर्नल ऑर्गन सेटिस्फेक्शन है वहां मंगल अपनी ऊर्जा दिखा रहा है। अब उसका धनात्मक इस्तेमाल किया जा सकता है क्या, तो वो हम मैचिंग के समय, कुंडली मिलान के समय देखते हैं। इसी प्रकार से अगर वो द्वादश भाव 12वें भाव में बैठे हुए हैं तो यहां से भी गिनेंगे तो देखिए सप्तम दृष्टि कहां पड़ेगी, 6ठे भाव में, और अष्टम दृष्टि कहां पड़ जाएगी, सप्तम भाव में। तो यहां भी मंगल देख रहे हैं सप्तम भाव को। लग्न में बैठे हैं तो भी मंगल अपनी 7वीं दृष्टि से सप्तम को भी देख रहे हैं, 8वीं दृष्टि से अष्टम भाव को भी देख रहे हैं। इसी प्रकार से चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं तो चतुर्थ भाव में अगर बैठे हैं तभी भी वो अपनी 4थी दृष्टि से सप्तम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। तो 7 और 8 को प्रभावित करना हम मंगल योग कह लें या मांगलिक कह लें, वो माना जाता है। और अगर जैसे मैंने बताया इसका अर्थ क्या है, एक लाइन में अगर समझना हो तो एक सेनापति जो युद्ध का एक्सपर्ट है, उस ऊर्जा, बहुत ऊर्जा है उसके पास, वो हमारे अंतरंग कक्ष में निहार रहा है या वहां बैठ गया, बस इतना ही उसका अर्थ है। और देशकाल पात्र अनुसार उसका सदुपयोग किया जा सकता है। और आज अनुसार तो ये कोई ज्यादा दोष नहीं माना जाएगा इसका, क्योंकि सभी उस ऊर्जा को एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा पार्टनर इस प्रकार का हो। ज्यादा भाई आज के 200 साल और अभी में काफी ज्यादा फर्क है। जो हमारा जो विवाह को लेकर जो हमारा शाय नेचर था या बड़ा गुप्त रखना जो उस विषय को, अभी थोड़ा ओपननेस आया है और उसको हम स्वीकार कर रहे हैं। वो तो ईश्वर की जैसी इच्छा है हम उसी प्रकार चलेंगे। कोई कहेगा नहीं मैं तो सतयुग में ही जीना चाहता हूं, तो ये भी एक प्रकार का दुराग्रह माना जा सकता है। भाई हम सभी युगों को उतना ही सम्मान देखते हैं, सभी में ब्रह्म देखते हैं। ऐसा नहीं सतयुग में ही ब्रह्म था, कलयुग में ब्रह्म नहीं है, सभी जगह सभी कण कण में वो ईश्वर ही व्याप्त है। ठीक हो गया। तो ईश्वर की ऐसी इच्छा है, इसी प्रकार इसी कारण से हमारे आसपास जो माहौल है, परिस्थितियां बदल गई हैं ईश्वर की आज्ञा से। तो अब हम अगर ये समझना चाहें तो क्या इससे डरना है अपने को? बिल्कुल भी नहीं डरना है। आप उठा के देख लीजिए, अब 4 कुंडलियां उठा के देखिए, उसमें से एक कुंडली आपको, यानी बड़ा कॉमन सा चीज है, 20 to 25% चार्ट आपको मिलेंगे जो वो मांगलिक होंगे। ठीक हो गया। तो बहुत कॉमन चीज है। तो जो चीज बहुत कॉमन है उससे कोई डरने का कारण बनता नहीं है। ठीक हो गया। कई लोगों के मन में ऐसा है कि मांगलिक का अगर विवाह मांगलिक से नहीं होगा तो जीवन क्षय हो जाएगा, ऐसा नहीं है। समझना है वो युद्ध का एक्सपर्ट है या वो ऊर्जा का एक्सपर्ट। ऊर्जा के मामले में उतनी ऊर्जा है ही नहीं किसी के पास। और अब महिलाओं के केस में तो हम मंगल देखते ही हैं, रज। जब भी हम ओवम के लिए देखते हैं, रज के लिए देखते हैं, तो हम मंगल को ही देखते हैं। जो महिला गर्भ धारण कर सकती है, बढ़िया, अगर मंगल है तो बहुत बढ़िया माना जाता है। तो अगर मंगल स्वग्रही होकर वो मांगलिक बन जाती है कोई महिला, तो ये तो मैं समझता हूं एक एडवांटेज बन जाता है और उसमें उनको दोष भी नहीं माना जाएगा। वैसे तो कई ऐसे प्रचलित सूत्र हैं जो विवाह के समय मांगलिक ना होने पर भी सामने वाले पार्टनर के साथ विवाह किया जा सकता है। अगर पुरुष जातक मांगलिक है, महिला जातक मांगलिक नहीं है, तो भी विवाह किया जा सकता है। कई ऐसे सूत्र हैं, लेकिन उनमें से जो कुछ मुख्य सूत्र ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा प्रचलित है वो हमने आपके सामने यहां शेयर किए। पहली चीज तो क्या है, अगर आपको ऐसा लगता है भी आपने कोई भी पुरुष जातक महिला जातक का चार्ट देखा, मंगल की ये स्थितियां हैं प्रथम भाव में, द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में, लेकिन ध्यान रखना उसका रीजन क्या बन रहा है, सप्तम और अष्टम भाव। भाई 12वें भाव का भी कारण क्या बना है, अष्टम भाव, क्योंकि 12वें भाव में बैठकर मंगल ने 8वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देख लिया। ठीक हो गया। तो जो कारण है उसका, जो विवाह के लिए ही देखा जा रहा है, वो 7वें भाव को हम इंटरनल सेक्सुअल ऑर्गन का प्लेजर भी मानते हैं और 8वें भाव को एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन का प्लेजर भी माना जाता है। यह 7वें भाव को हम पार्टनर की पर्सनालिटी के देखते हैं, 8वें भाव को पार्टनर के साथ अंतरंग संबंध के लिए देखा जाता है। ठीक हो गया। या लैंगिक सुखों के लिए देखा जाता है। तो पहला सूत्र तो यही है,
और एकदम आनंद से, मतलब इसमें कोई भय नहीं होना है। पहले तो स्वीकार करना हमें आना चाहिए। जब भी हम किसी से बात करते हैं, कहते जी मेरा तो जीवन व्यर्थ हो गया, मेरे जीवन में ये है, मेरे जीवन में वो है, जब हम अपने आप को ही बुरा साबित करने में लगे हुए हैं तो फिर कोई हमारा भला नहीं कर सकता है। पहले अपने जीवन पर अभिमान होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए। मैं अहंकार की बात नहीं कर रहा हूं, स्वाभिमान होना चाहिए। हम किसी भी प्रांत में रहते हैं, किसी भी क्षेत्र में रहते हैं, किसी भी लिंग जाति से बिलोंग करते हैं, अपने आप पर हमें स्वाभिमान तो होना ही चाहिए। ठीक हो गया? दूसरे का सम्मान बराबर और अपना स्वाभिमान होना चाहिए। और जब हम अपने चार्ट में कोई इस प्रकार का योग पाते हैं तो फिर हम किस प्रकार से उस ऊर्जा को व्यवस्थित करें, हैंडल करें, इसका अगर थोड़ा ध्यान रखेंगे तो और आनंद आएगा। आनंदित तो हम हैं ही, जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूं। हमारा जो हमारा लाइन है क्या होना चाहिए, सबका थंब लाइन क्या होना चाहिए? प्रारब्ध स्वीकार है और मेहनत बरकरार है। प्रारब्ध से नहीं हमें डरना है या भागना है कि यार ये ऐसा हो गया, अंगारक योग हो गया, मांगलिक हो गया, ऐसा खराब हो गया, लग्न में ऐसा राहु आ गया है, इस प्रकार केतु बन बैठ गया, इस प्रकार शनि खराब हो गया। इस प्रकार से नहीं देखना है। आप कोई भी चार्ट उठाकर देख लें, अगर हम एक ज्योतिष पढ़ने वाले हैं तो भी हम जानते हैं कितने ही ऐसे दुर्योग हैं जो कोई बहुत महापुरुष उनके चार्ट में भी निकाले जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो दुर्योग नहीं होते हैं तो व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता, या व्यक्ति यश, मान सम्मान, धन, प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर सकता है। और बल्कि मैं तो आपको यह कहूंगा, अगर आपके चार्ट में सारे ग्रह उच्च के हो गए तो फिर आप कहीं के लायक हो, लेकिन आप संसार में अर्थोपार्जन और कामना पूर्ति के लायक नहीं होंगे। ये आप समझ लीजिएगा। ये लोग बार बार कहते हैं ना मेरे सभी ग्रह उच्च के हो जाए भगवान, क्योंकि उच्च का व्यक्तित्व फिर धरती पे क्या कर रहा है, वो तो परब्रह्म परमात्मा तो प्रथम श्रेणी आ जाती है। और हम धरती में जो हमारी ये जो प्रवृत्ति है, कमाऊ प्रवृत्ति, कमाना खाना, ये वाली जो प्रवृत्ति, ये कोई बहुत उच्च कोटि का कर्म नहीं माना जाता। वो तो हम साथ साथ रह रहे हैं। जब हमारा धर्म का कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं तो अर्थोपार्जन भी करना है और साथ साथ हमें कामना पूर्ति भी करनी है। ठीक हो गया? तो इसीलिए एक समन्वय होना चाहिए। चार्ट में उच्च के ग्रह हैं, चार्ट में सामान्य और नीच के ग्रह भी हैं, तो एक समन्वय बन जाता है और हमारा चार्ट संसार के लिए परफेक्ट बन जाता है। ठीक हो गया? तो इसीलिए जो ये मानकर चल रहा है कि मैं आज अपना चार्ट देखने वाला हूं और मेरे चार्ट में एक भी दोष नहीं मिलेगा, तो वो कहीं ऐसा मान के बैठा हो कि मैं सांसारिक दृष्टि से प्रवीण हो जाऊंगा। देखिए, हम ये मान रहे हैं जो फर्स्ट क्लास चार्ट है वो परब्रह्म परमात्मा से मिलाने के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर वो सांसारिक दृष्टि से निरुद्देश्य माना जाएगा। ठीक हो गया? इसीलिए थोड़ा उस ऊर्जा को भी स्वीकार करना आना चाहिए। ठीक हो गया? सत्व होना चाहिए, रज होना चाहिए और तम का भी स्वरूप हमारे चार्ट में दिखना चाहिए। इसलिए आदर्श की कल्पना करना व्यर्थ है। जैसे विज्ञान की भाषा में कहते हैं कि आदर्श स्थिति को हम नहीं हासिल कर सकते। आइडियल इंजन या आइडियल सिस्टम बना पाना वैज्ञानिक दृष्टि से संभव नहीं है। आइडियल माने 100 इनपुट और 100 आउटपुट। इसी प्रकार से चार्ट में भी आप ऐसा एक्सपेक्ट ना करें। मांगलिक योग है, सामान्य सा योग है, और उसी प्रकार से हमें टैकल करना है। तो पहली चीज क्या है उसको टैकल करने के लिए? पुरुष और स्त्री जातक, यानी अगर आप पुरुष हैं तो जो सामने वाला चार्ट आया आपके मिलान के लिए स्त्री जातक का, उसकी कुंडली में भी अगर इसी प्रकार की मंगल की लोकेशन आती है तो मांगलिक दोष का परिहार अपने आप हो जाता है। फिर उसके साथ आप विवाह कर सकते हैं। ये पहला सूत्र माना जाता है। अगर आपके कुंडली में भी ऐसा है और उनके कुंडली में भी मंगल इस प्रकार से उन्हीं लोकेशन में बैठे हैं जो 7 और 8 को प्रभावित कर रहे हैं, तो आप उस मंगल की ऊर्जा का सदुपयोग करने में कामयाब हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये विषय मांगलिक सिर्फ वैवाहिक दृष्टि मैचिंग में ही ज्यादा देखा जाता है। ऐसे इसको कोई ज्यादा नहीं तवज्जो देता है। विवाह आपका हो गया उसके बाद कोई बार बार ये नहीं बताएगा किसी सभा में बैठकर कि आप कितने लोग आप मांगलिक है। इसका मुख्य प्रयोजन जो मांगलिक ये बड़ा प्रचलित हो गया, ये विवाह के समय जब मैचिंग किया जाता है तो आप समझते हैं विवाह के लिए हम 7 और 8 को ही सबसे ज्यादा तवज्जो देते हैं। तो 7 और 8 को
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करना मांगलिक योग या मांगलिक दोष कहलाता है। ठीक हो गया। मैं वैसे योग ज्यादा प्रेफर कर रहा हूं क्योंकि ये दोष दृष्टि में नहीं लेना है इसको। अभी फिर उसमें दूसरा क्या हो सकता है, मान लीजिए हमें लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, तो फिर दूसरा जो प्रचलित, सबसे ज्यादा प्रचलित है, इस प्रकार हम करते हैं। जो भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित मिलान है अष्टकूट मिलान में, देखिए 27 गुण मिल गए हैं क्या, 27 या 27 से ज्यादा अगर गुण मिल जाते हैं वर वधू के, तो फिर मांगलिक दोष नहीं माना जाता है। ठीक हो गया। बढ़िया, उनका राशि मैत्री है, 27 गुण मिल गए उनमें, तो फिर हम ये कहेंगे कि हां, चाहे वर वधू मतलब वर मांगलिक है और वधू मांगलिक नहीं है, तो भी उनका विवाह संबंध किया जा सकता है। ये दूसरा सबसे ज्यादा प्रचलित सूत्र, ये प्रयोग हम करते हैं। और ऐसे बहुत लोग हैं जो इस प्रकार से बहुत बढ़िया वैवाहिक जीवन जी रहे हैं। फिर इसमें तीसरा सूत्र जो अगेन बहुत ज्यादा प्रचलित है कि मंगल की उस ऊर्जा को अगर कहीं धनात्मक रूप मिला हुआ है, मंगल अपने ही घर में अगर बैठा है तो स्वग्रही आनंद, भाई अपने घर में, तो उसको फिर ध्यान रखना ही रखना है, उस ऊर्जा को एक सही दिशा देने में वो कामयाब हो जाता है। तो मेष राशि व वृश्चिक राशि का मंगल अपनी राशि में है और अपनी राशि का मंगल मांगलिक दोष नहीं देता। ठीक हो गया। भाई आपने जैसे देखा मेष लग्न का चार्ट है, मंगल लग्न में बैठे हुए हैं या वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं, तो अगर वो 7 और 8 को प्रभावित भी कर रहा है, तो भी हम कहेंगे कि भाई स्वतः ही वो मांगलिक योग जो विवाह में इस प्रकार की कुछ बाधा पैदा कर सकता था, अब उसको हम काउंट ना करें। मंगल उस ऊर्जा का पूरी तरह से धनात्मक उपयोग करने में सक्षम हो जाता है फिर। ठीक हो गया। तो ये हम कह सकते हैं तीसरा प्रबल सूत्र। आपने देखा कि कोई चार्ट मांगलिक निकल कर आया, उसका 7 और 8 में प्रभाव है, लेकिन मंगल पूरी तरह धनात्मक विचार होकर बैठा है, अपने घर में बैठा है, मेष राशि में बैठा है, वृश्चिक में बैठा है, तो फिर चाहे सामने वाला चार्ट मांगलिक ना भी हो, हम विवाह संबंध करें, बढ़िया से उसको टैकल करेगा, उस ऊर्जा का सदुपयोग करने में सक्षम हो जाएगा। भाई कमांडर हैं और कमांडर को जगह जो मिली है बैठने के लिए, बहुत बढ़िया अपने ही घर में बैठा है, तो मंगल उसका डिस्ट्रक्टिव इस्तेमाल नहीं करेगा, विध्वंस के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। ठीक हो गया। और फिर आता है कर्क और सिंह लग्न में अगर बात की जाए तो मंगल को योग कारक प्लैनेट माना जाता है। कर्क में यानी जिसके स्वामी कर्क लग्न के चंद्रमा हैं, सिंह लग्न के स्वामी सूर्य हैं, तो जब भी एक केंद्र और लक्ष्मी त्रिकोण का लॉर्ड हो जाता है कोई प्लैनेट, तो उसको योग कारक माना जाता है। ठीक हो गया। भाई अगर मान लीजिए हम यहां से देख लें, ये कर्क लग्न को हम फर्स्ट मान लेते हैं, तो अगर यहां फर्स्ट मान लेते तो मंगल एक तो पंचम भाव के स्वामी हो जाते हैं और दशम भाव के स्वामी हो, तो मंगल क्या बन जाते हैं, योग कारक बन जाते हैं। इसी प्रकार से सिंह लग्न में भी मंगल क्या बन जाते हैं, प्रबल योग कारक बन जाते हैं। तो इन लग्नों में भी अगर मंगल को धनात्मक ऊर्जा प्राप्त है तो मांगलिक दोष हम नहीं गिनेंगे। ठीक हो गया। कर्क और सिंह लग्न में मंगल एक केंद्र और त्रिकोण का मालिक होकर योग कारक हो जाता है, इस कारण जातक को मांगलिक दोष नहीं लगता है। ध्यान देने वाली इसमें बात यह है, अगर कहीं वो इन लग्नों में स्वग्रही हो जाए तो फिर तो कहना ही क्या। जैसे मान लीजिए कर्क लग्न में मंगल पंचम भाव में बैठ जाए, तो पंचम भाव संतान भाव भी होता है और पंचम भाव जो विवाह से पहले संबंध या रोमांस भाव भी देखा जाता है, तो फिर तो बहुत बढ़िया। और मंगल कर्क लग्न की कुंडली में अगर पंचम भाव में बैठ जाता है तो अपनी चौथी दृष्टि से 1 2 3 4 चौथी दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा, उसके बाद भी हम उसको मांगलिक काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक योग कारक प्लैनेट है और धनात्मक ऊर्जा के साथ बैठा है। तो ध्यान रखना है, इन दो लग्नों में विशेष रूप से कर्क लग्न और सिंह लग्न में मंगल की ऊर्जा काफी हद तक धनात्मक दिशा में होती है। तो इन लग्नों में भी हम मांगलिक दोष का विचार नहीं करते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद आपकी कुंडली में मंगल के साथ
या सामने, भाई आपने देखा कि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे चार्ट में मंगल इन भावों के जरिए 7 और 8 को प्रभावित कर रहा है, ठीक हो गया, यानी मुख्य रूप से 7 और 8 को प्रभावित वो कर रहा है। लेकिन मंगल की ऊर्जा, माने मंगल की जो उस प्रकार की ऊर्जा जो कमांडर वाली ऊर्जा है, उनको ये जो ग्रह आ जाते हैं, शनि आ जाते हैं, बृहस्पति आ जाते हैं, राहु आ जाते हैं, या केतु ग्रह आ जाते हैं, साथ में बैठ जाएं या दृष्टिपात कर दें, तो फिर मांगलिक दोष कट जाता है, मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है, ठीक हो गया। इनमें वैसे ज्यादा हम तवज्जो, मतलब एक धनात्मक, जैसे बोला पॉजिटिव रूप में उसको दिशा देने में बात अगर करें तो बृहस्पति का बहुत बड़ा योगदान है। बृहस्पति तो आप जानते ही हैं, वो राजा के भी गुरु हैं, तो कमांडर तो उनकी बड़ी ज्यादा इज्जत करते हैं। तो जब उनको राय देने वाले बृहस्पति साथ बैठ जाएं या बृहस्पति उन पर दृष्टिपात कर दे मंगल पर, तो भी मांगलिक दोष स्वतः ही कट जाता है, ठीक हो गया। तो इसीलिए आप इस दोष को दोष दृष्टि से ना देखकर इसको एक सामान्य सा योग माने जो बहुत कॉमन है, ठीक हो गया। जब आपने देखे 100 चार्ट और 100 में से 25 लोगों के चार्ट में आपको ये निकल कर आ रहा है, तो फिर ये कोई रेयर चीज तो है नहीं कि 100 में से 1 या 2 ही लोगों को मिलेगा, बहुत कॉमन सी चीज है। और अगर कॉमन चीज है तो आपको वैसा व्यक्तित्व भी विवाह के लिए मिल जाएगा जो अपने बेडरूम में मंगल की ऊर्जा एक्सपेक्ट करता है। तो अगर मंगल की ऊर्जा एक्सपेक्ट करता है वो कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसको एक सही दिशा दे दे। वो जो बेडरूम में एक फायर एनर्जी एक्सपेक्ट करता है, तो उसको अगर वैसी ही दिशा दे दे तो फिर वो एक बड़ा अच्छा बहुत प्रेम उल्टा बन जाता है, ठीक हो गया। और जैसे मैंने बताया, स्त्रियों के लिए तो मंगल का महत्व विशेष रूप से देखा जाता है। जैसे पुरुषों में वीर्य के लिए शुक्र ग्रह का बल टटोला जाता है, इसी प्रकार से स्त्रियों के लिए रज जो बनता है, ओवम जो बनता है, उसके लिए मंगल का बल देखा जाता है। तो अगर मंगल स्वग्रही हो जाए तो फिर तो ये बहुत बड़ा गुण बन जाता है, वर वधु में बहुत ज्यादा प्रेम रहेगा अगर मंगल स्वग्रही होकर चार्ट में बैठा है, स्पेशली महिला के चार्ट में, ठीक हो गया। तो ये हमने आपके सामने एक विषय रखा, मांगलिक योग कहें इसको, दोष शब्द का प्रयोग ना करें। हालांकि प्रचलन में अब ये ज्यादा आने लगा, इसीलिए उसको बार बार दोष दृष्टि से ही देखा जाता है और बड़ा ज्यादा भय माना जाता है। समझिए इस चीज को, बेडरूम में वो देख रहे हैं, हमारे अंतरंग संबंधों में वो देख रहे हैं, इसका मतलब वो गलती करेंगे ऐसा नहीं है। अगर वैसी ऊर्जा, जैसे कई ऐसे श्लोकों में, महाभारत के श्लोकों में ये बात आती है, पति पत्नी में तो बहुत ज्यादा प्रेम होना चाहिए। उस ऊर्जा का वो जितना ज्यादा उपयोग करेंगे, जितना ज्यादा रति सुख, पति पत्नी भी अगर वो आपस में ब्रह्म को साक्षी मानकर उन्होंने फेरे लिए हैं, धर्म से उन्होंने विवाह किया है, तो उन दोनों में तो दूरी होनी नहीं चाहिए। रति सुख का जितना ज्यादा वो उपयोग करेंगे पति पत्नी दोनों के लिए, वो अच्छा होगा, ठीक हो गया। तो वो किसके कारण से, वो जो ऊर्जा है जो हमें शयन कक्ष में जो ऊर्जा चाहिए वो कहां से मिलती है, मंगल से मिलती है। तो उस मंगल की ऊर्जा का सदुपयोग करना जानते हैं व्यक्ति अगर दोनों ही चार्ट में इस प्रकार का योग कहीं दिखाई देता है, या इस ऊर्जा का वो धनात्मक इस्तेमाल कर पाते हैं, तो फिर ये बहुत बढ़िया ऊर्जा का काम करता है। कई दफा वो ऋणात्मक रूप ले लेता है, जिस कारण से वो पार्टनर के साथ कुछ ऐसा गुस्सैल प्रवृत्ति, इस प्रकार की चीज देखने में आती है। लेकिन उसका भी परिहार सामान्य प्रयोगों से किया जाता है कि भाई हम कभी भी इस प्रकार मंगल का सामान्य अर्थ जो है उस प्रकार की जो चीजें, यानी हम अगर हमें लगता है हमारा विवाह ऐसी स्थितियों में हो गया तो सहोदरों के साथ बड़ा प्रेम से रहना चाहिए, क्योंकि मंगल हमारे भाइयों का कारक होता है। जितना ज्यादा सहोदर यानी हमारे भाई के साथ हमारा संबंध अच्छा बनेगा, उतना ही अगर कोई ऐसे किसी कारणवश कोई हमारा विवाह ऐसा हो भी गया है तो भी वो दोष नगण्य हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।